गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लाए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बेसिक से एडवांस की ओर समझा, उसको पूरे भागों को समझा, किस प्रकार हमारे शरीर में भोजन जाता है, किस प्रकार कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कैसे पचता है, कैसे मिलता है, अग्नाशय का क्या काम होता है, लीवर क्या काम होता है, सारे जितने भी जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो अंग हैं तो उनका क्या क्या काम होता है, हमने उसको पूरा डिटेल में समझा। और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ 20 प्रश्न भी लेके आए जो हम इसको एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, प्रश्न को एकदम व्याख्या सहित। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन की ओर ले जाता है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, उन प्रश्नों को हमने इसमें लेके आया। छोटे ये प्रश्न है जो ऐसे पूछे जाते हैं जो हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा करता है, ठीक है। हमने एकदम पूरी थ्योरी की क्लास को देखा है, तो प्लीज़ उस थ्योरी की क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा। हमारे मानव शरीर की विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है, लीवर होती है। क्या होती है? यकृत होती है, लीवर होती है। लीवर का क्या काम होता है? लीवर किस प्रकार का होता है? लेफ्ट लीवर। इसमें जो आकृति होती है हेक्सागोनल, पेंटागोनल की होती है, ठीक है। इसकी सेल को क्या कहा जाता है? इसकी सेल को हिपेटिक सेल कहा जाता है। इसके अंदर को हिपेटोलॉजी कहलाता है। सॉरी, मैंने पहले आंसर ही बता दी। अग्नाशय, यकृत, अमाशय, प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होती है, लीवर होती है। लीवर की एक सेल होती है, उस लीवर की सेल को कहते हैं हिपेटिक सेल, ठीक है। जो यकृत जो है पित्तरस स्रावित करता है, और संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? तो पित्ता से जो यकृत से जो पित्तरस निकलता है, कौन स्रावित करता है? पित्ता से करता है। पहले यहाँ देख लेते हैं यकृत जो है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 किलोग्राम का होता है लगभग। यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है, और जो पित्तरस का निर्माण करता है और ये कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है, ठीक है। ये वसा के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? ये वसा के पाचन में सहायता करता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यकृत जो है शरीर में जो विषैले पदार्थों को क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही ये ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रह करने तथा कई महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाने का कार्य भी करता है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है। इसका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, और ये यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है। जमा कहाँ करता है? तो पित्ताशय में इसको स्टोर करने का रखता है, ठीक है। जो यकृत जो है अधिक नशीले पदार्थों क्या करता है? कम नशीले पदार्थ बनाने का काम था। इसलिए क्या कहा जाता है यकृत को? इसकी प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसलिए यकृत को क्या कहा जाता है? इसकी प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ठीक है। लीवर में लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। उसका कारण है लीवर सिरोसिस होने में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा तांबे का सेवन करने से हमारे शरीर में लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और तांबे की मात्रा को ज़्यादा करने से लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी भी होता है, ठीक है। हमारे लीवर में यकृत में क्या होता है? हमारे शरीर में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कुछ वर्णक पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में यकृत में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में ब्लड में क्या हो जाता है? हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे शरीर में ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा भी कम पहुंचने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है? तो बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है हरे रंग का होता है, और बिलीरुबिन जो होता है पीले रंग का। तो यही हमारे ब्लड में क्या होता है? बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी से हमें क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। हमारे नाखून, त्वचा और ये जो आँखें हैं तो ये क्या कैसी दिखती है? पीली दिखने लगती है। इसी को ही क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है, ठीक है।
लीवर से इतने सारे प्रश्न देखा था हमने। जब थ्योरी क्लास देखा था तो हमने बहुत और डिटेल में देखा था। सबसे 20 मिनट की कम से 20 से आधा घंटा की क्लास थी और हमने इसको पूरे डिटेल में देखा था। तो प्लीज़ पिछली वीडियो में उसको जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे ज़्यादा अधिकांश पाचन और उसका अवशोषण कहाँ होता है? पहला है आमाशय, स्टोमच, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। तो इसका राइट आंसर है देखो, तो हमारा भोजन का पाचन कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारे मुख से भोजन जाता है और कहाँ जाता है? इसमें अपूर्ण रूप से पाचन होता है और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत हमने भी इसमें देखा था, उसमें कुछ ऐसे विलाई पाए जाते हैं, बहुत सारे बारीक बारीक ऐसे विलाई पाए जाते हैं। ये क्या होता है? उसको सुरक्षा कर और पोषण देने का भी काम करता है। ठीक है, और हमारे जो छोटी आंत का जो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होते 33 फीट होती है, कुछ 9 मीटर की होती है, इतनी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग अगर देखा जाए तो क्या होता है? सबसे बड़ा भाग छोटी आंत का होता है। ठीक है, छोटी आंत क्या होता है? लंबाई में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई में कम होने के कारण, चौड़ाई कम होने के कारण इसको छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है। और चौड़ाई कम होने के कारण छोटी को छोटी आंत कहा जाता है, और चौड़ाई अधिक होने के कारण बड़ी आंत को बड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यहीं पर भोजन का अधिकांश रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसकी भीतरी सतह पर विलीन होते हैं। क्या होता है? इसके भीतर ऐसी कुछ छोटी आंत होती है, इसके छोटे छोटे ऐसे होती है, इसको विलाई कहा जाता है। ये रसांकुर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका काम होता है भोजन का अवशोषण करना और इसके क्षेत्रफल को काफ़ी बढ़ा देती है। ठीक है, अवशोषण का जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण ये उससे पोषण प्राप्त होता है। अगला है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमच? सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम, हाइड्रोक्लोरिकम और एसिटिकम। तो क्या पाया जाता है? हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन में मौजूद जो भी हम खाना के साथ जो भी जीवाणु विषाणु खा लेते हैं तो उसको नष्ट करने का काम करता है। साथ ही पेप्सिन एंजाइम होता है, तो उस पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। ये पेप्सिनोजन होता है हमारे शरीर में, पेप्सिनोजन होते निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब HCl उसको थोड़ा सा छिड़का जाता है, जैसे उसको थोड़ा सा HCl मिलता है तो ये क्या हो जाता है? पेप्सिन हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम होता है और ये क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है तो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से ही क्या होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में आमाशय से ही क्या हो जाता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगला है, आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो हमारे आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? विच एंजाइम डाइजेस्टिव प्रोटीन इन द स्टोमच? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता था? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, यह पेप्सिनोजन के रूप में बनता है और HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? यह HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है या बनता है। अगला है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल्स का हमारा कहाँ होता है? तो बाइल्स जूस का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड? कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में, आमाशय में। तो ये कहाँ होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पित्त जमा कहाँ होता है, कौन संचित करता है, तो ये कहाँ होता है? ये पित्ताशय में क्या होता है? जमा रहता है, स्टोर रहता है, संचित रहता है। निकालता कौन है? लीवर। लीवर के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है और जमा और स्रावित करने का कौन करता है? पित्ताशय करता है। अगला है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि इसका जो संग्रह करने का कार्य कौन करता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लेडर में होता है। पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है और इनके पाचन में क्या करता है? ये सहायता करने का भी काम करता है।
अगला है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का जो मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना, जल का अवशोषण करना, पित्त का बनाना, वसा का पाचन करना। तो जो बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का जो वर्क क्या होता है, तो ये जल का अवशोषण करना। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत भोजन से शेष जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा मल का निर्माण करती है। मल का निर्माण और संग्रह करने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत करती है। अगला है पित्त का संग्रह कहाँ होता है। तो पित्त का जो संग्रह कहाँ होता है, तो अभी देखिए थे हमने, ये पित्ताशय में संग्रहित करने का और स्टोर रखने का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है। ठीक है, पित्ताशय यकृत द्वारा बनाए गए पित्त को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में क्या होता है, जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या करता है, उसमें छोटी आंत में पित्त को छोड़ते रहता है। अगला है पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया हमारे कहाँ से शुरू हो जाती है, आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, ग्रासनली से, मुख से। तो हमारे जो पाचन की क्रिया कहाँ से हो जाती है, हमारे डायरेक्ट मुंह से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्या होता है, ये हमारे मुख की नली होती है, ये हमारी नाक की नली होती है। मुख और नाक की नली जो जहाँ दोनों घुलती है उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी के नीचे क्या होता है, ग्रास नली होता है। ग्रास नली के नीचे आमाशय, आमाशय के नीचे अग्नाशय, अग्नाशय के नीचे क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, और गुदा एनस के द्वारा हमारे शरीर से मल को त्याग दिया जाता है। तो प्रोटीन का जो पाचन की जो क्रिया होती है सबसे पहले हमारे मुख से शुरू हो जाती है और ये थोड़ा शुरुआत होती है, पूर्ण रूप से पचता नहीं है। पूर्ण रूप से पचता कहाँ है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। लेकिन पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे मुख से स्टार्ट होता है और पूर्ण रूप से पाचित कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में हो जाता है। जैसे यहाँ देखा होगा, पाचन की शुरुआत मुख से होती है तथा दांत भोजन को चबाते हैं और लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो लार में उपस्थित स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, अगला है लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। तो लार में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का, भोजन का, ग्लूकोज का पाचन करता है। विच एंजाइम इन स्लाइवरी डाइजेस्ट स्टार्च। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, स्लाइवरी एमाइलेज और लाइपेज। तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा स्लाइवरी एमाइलेज। तो स्लाइवरी एमाइलेज जो होता है ये क्या होता है, स्टार्च का पाचन करता है। कहाँ होता है, स्टार्च का पाचन हमारे मुख में होता है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, जो एमाइलेज होता है, तो ये एमाइलेज इसका क्या होता है, पाचन स्टार्ट कर देता है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, सरल शर्करा में बदलना शुरू कर देती है। जटिल जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ये क्या होता है, जटिल पार्टिकल होते हैं। तो इन जटिल पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू होता है। ठीक है, अगला है छोटी आंत में पाए जाने वाले अंगुली जैसे उभार क्या कहलाते हैं। तो हमारी छोटी आंत में जो हल्के हल्के उभार ऐसी छोटी आंत हो जाती है, इनको विलाई कहा जाता है। ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे उभार कांटे कांटे के रूप में ऐसे बाल पाए जाते हैं। उन बालों को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्वियोली, नेफ्रॉन, विली, सिलिया या विली। तो क्या कहा जाता है, तो हमारी छोटी आंत में से छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। जैसे विली देखेंगे तो छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित होती है, जैसे अंगुली जैसी संरचना होती है। ये पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए क्या होते हैं, सतह क्षेत्र को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके कारण भोजन से अधिक पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो पाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन के अधिक पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, विली में हमें प्राप्त हो जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इतने हमने इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चन देखे, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।